Chapters 349 Big Lightning Symbol Dog, 350 Dog Guts Goo, 352 Casually Killed. Chapter Start 13वां राउंड, 14वां राउंड, 17वां राउंड, 18वां राउंड। फैंग युआन एक के बाद एक सारे स्टेजेस पार करता गया और उसके कंट्रोल में डॉग्स की गिनती बढ़ती चली गई। 19वीं राउंड के आखिर तक उसके पास 80 से ज्यादा डॉग्स हो गए थे। उनमें से उसके पास 40 से ज्यादा क्रिसैंथेमम अकीटा डॉग्स दी, 20 से ज्यादा लाइटनिंग सिंबल डॉग्स और 19 हेज डॉग्स थे। इस दौरान उसने एक और आदमी को मारा, वो एक रैंक 3 पीक स्टेज का वाटर पाथ गू मास्टर था, लेकिन आखिर तक वो बाइनिंग बिंग से नहीं मिल पाया। 20वां राउंड। फैंग युआन अपने दिल में गिनती कर रहा था। 3 किंग्स इनहेरिटेंस में हर 10 राउंड के बाद डिफिकल्टी बहुत तेजी से बढ़ जाती थी। 20वें राउंड के बाद 100 बीस्ट किंग्स आते और सैकड़ों से लेकर हजारों जानवर एक साथ हमला करते। धुंध में से 3 लाइट शैडोज फिर से उभार आए, एक लेफ्ट में, एक राइट में और एक सेंटर में। बीच वाला ऑरेंज रंग का था, एक टोकरी जितना बड़ा। लेफ्ट वाला अजीब नीले रंग की लाइटनिंग स्टैटिक थी, चमक रही थी और एक पत्थर की चक्की जितनी बड़ी थी। राइट वाला पानी में चांद या कोहरे में फूल जैसा था, वो एक हरे सफेद रंग का बेनाम सा लाइट शैडो था। तीनों में से ये सबसे छोटा लाइट शैडो था। फैंग युआन को साफ पता था, लाइट शैडो का साइज जानवरों के झुंड के साइज को रिप्रेजेंट करता था, जितना बड़ा शैडो उतने ज्यादा जानवर। सामने वाला ऑरेंज शैडो क्रिसैंथेमम अकीटा डॉग्स को दिखा रहा था, लगभग 200 के करीब। लेफ्ट वाला अजीब नीला शैडो था, जो लगभग 150 लाइटनिंग सिंबल डॉग्स दिखा रहा था। राइट वाला हरे सफेद शैडो था, जो यिन डॉग ग्रुप को दिखा रहा था, सिर्फ 100 के आसपास। फैंग युआन ने अपनी चॉइस में से क्रिसैंथेमम अकीटा डॉग्स को हटा दिया। एक बार क्रिसैंथेमम अकीटा डॉग ग्रुप में डॉग किंग आ जाता तो वो और भी ज्यादा यूनाइटेड हो जाते। गिनती जितनी ज्यादा, उनकी बैटल स्ट्रेंथ यूटीएनआई हाई ज्यादा। अभी के फैंग युआन के लिए 200 से ज्यादा क्रिसैंथेमम अकीटा डॉग्स एक बड़ी मुसीबत थे। इसके बाद उसने यिन डॉग ग्रुप को भी रूल आउट कर दिया। यिन डॉग्स बहुत यूनिक उनके फिजिकल बॉडीज नहीं थे और वो डॉग के शेप में यिन एनर्जी के एक गुच्छे जैसे थे, जो हवा में तैरते थे। नॉर्मल अटैक्स उन्हें मार नहीं सकते थे, वो पथरीली चट्टनों से भी आर पार हो सकते थे, जमीन के अंदर जा सकते थे और पानी के नीचे छिप सकते थे। फैंग युआन के डॉग्स में उन्हें मारने की काबिलियत नहीं थी। लाइटनिंग सिंबल डॉग्स तो सिर्फ स्पीड के लिए थे, उनमें लाइटनिंग निकालने की ताकत नहीं थी। कुछ देर सोचने के बाद फैंग युआन ने लेफ्ट वाला रास्ता चुना। जब धुंध हटी, डॉग ग्रुप ने यूज घेर लिया और धीरे धीरे उसके साथ चलने लगे। आसमान से एक रैंक 2 डॉग एंस्लेवमेंट गू गिरा और उसके हाथ में आ गया। जब वो धुंध से बाहर निकला तो लाइटनिंग सिंबल डॉग ग्रुप यूएसएसआई एरिया में घूम रहा था। टीले पर एक बड़ा सा डॉग घास पर लेटा सो रहा था। वो एक आम लाइटनिंग सिंबल डॉग से साइज में दुगना बड़ा था। उसका शरीर गहरे नीले फर से ढका हुआ था, जो न्यूक्लियर थे और स्टैटिक करंट से बह रहे थे। ये 100 बीस्ट किंग था, बिग लाइटनिंग सिंबल डॉग। क्या किस्मत है, एकदम सही मौका। फैंग युआन को बैटल सिचुएशन साफ दिख रही थी, उसकी इल्म में एक अजीब सी चमक दौड़ गई और उसने फौरन अपना फैसला कर लिया। उसने अपना हाथ हिलाया और अपनी सारी फौज भेजे दी। 80 से ज्यादा डॉग्स ने उससे बीच में घेर लिया और बिग लाइटनिंग सिंबल डॉग की तरफ चार्ज कर दिया। बिग लाइटनिंग सिंबल डॉग का रिएक्शन बहुत तेज था, उसके कान हिले और उसने अपनी ईड़ खोली, फौरन खड़ा हो गया। उसने अपना सर उठाया और चिल्लाया, आसपास के लाइटनिंग सिंबल डॉग ग्रुप को इकट्ठा करने के लिए। अपने राजा से कमांड मिलते ही आसपास के लाइटनिंग सिंबल डॉग्स ने रिस्पॉन्ड किया और तेजी से हर दिशा से डॉग किंग के पास जमा होने लगे। बेशक लाइटनिंग सिंबल डॉग्स की स्पीड बहुत तेज थी, लेकिन पहला हमला फैंग युआन ने किया था। उसने अपनी सारी ताकत जमा की और अपने दुश्मनों के लीडर पर कलेक्टिव हमला कर दिया। कुछ नजदीकी लाइटनिंग सिंबल डॉग्स फैंग युआन से भी तेज थे और डॉग किंग के पास पहुंच गए। चार्ज। फैंग युआन की ईद में पक्का इरादा चमक रहा था। इस वक्त हिचकिचाना सबसे बड़ा गुनाह था। एक बार जब उसने मन बना लिया तो वो बिना डरे आगे बढ़ेगा। डिफेंस करने वाले लाइटनिंग सिंबल डॉग्स जल्दी ही हार गए। फैंग युआन का फॉर्मेशन एकदम टाइट था, जबकि लाइटनिंग सिंबल डॉग्स ढीले ढाले पोजीशन में थे, क्योंकि उनमें से ज्यादातर अभी तक डॉग किंग के पास नहीं पहुंचे थे। वुफ। 100 बीस्ट किंग, बिग लाइटनिंग सिंबल डॉग, अपने लोगों को मरते देखकर उसके अंदर का खूंखारपन बाहर आ गया और वो अपने पंजे लहराते हुए फैंग युआन की तरफ बढ़ा। फैंग युआन ने सोचा और 20 लाइटनिंग सिंबल डॉग्स 2 ग्रुप्स में बंट गए, लेफ्ट और राइट से फ्लैंक करते हुए।
अन्नीज हेजडॉग्स एक फॉर्मेशन में आ गए और बिना डे बिग लाइटनिंग सिंबल डॉग पर हमला कर दिया। बाकी के डॉग्स, 40 से ज्यादा क्रिसैंथेमम अकीटा डॉग्स ने फैंग युआन को घेर लिया, धीरे धीरे फैलते हुए और हेडगेडॉग्स के साथ आगे बढ़ते हुए। बिग लाइटनिंग सिंबल डॉग फैंग युआन के जी हेयर में फंस चुका था, बीच में कैद हो गया था। फैंग युआन को अपनी मेंटल एनर्जी खर्च होने की परवाह नहीं थी, वो अपने डॉग ग्रुप को पूरी तरह से मोबिलाइज कर रहा था और सबसे परफेक्ट कोऑर्डिनेशन का इस्तेमाल कर रहा था। बिग लाइटनिंग सिंबल डॉग की स्पीड एक आम लाइटनिंग सिंबल डॉग से ज्यादा थी, लेकिन फैंग युआन के घेरे की वजह से उसका सबसे बड़ा एडवांटेज रिस्ट्रिक्ट हो गया था। वो जोर से भौंका, अपने लोगों को बुलाने के लिए। उसके सारे लोग दीवानों की तरह उसकी तरफ दौड़ रहे थे, उससे बचाने की कोशिश कर रहे थे। फैंग युआन को बिग लाइटनिंग सिंबल डॉग को फंसाए रखना था, जबकि बाहर के डॉग ग्रुप के अटैक्स को भी रोकना था। अस पर बहुत ज्यादा प्रेशर था और उसका सर दर्द करने लगा, माथे से पसीना बहने लगा। सिचुएशन बहुत खतरनाक थी। अगर वो उनसे आमने सामने लड़ता तो जीतने के बाद भी ये एक बहुत भारी जीत होती और उसकी फौज कम हो जाती। इसलिए उसने राजा को पकड़ो वाला अप्रोच सोचा। लेकिन अगर वो इस 100 बीस्ट किंग को कंट्रोल नहीं कर पाया तो फैंग युआन खुद कचौरी के अंदर की फिलिंग बन जाता। वो ना सिर्फ इस राउंड में फेल होता बल्कि अपनी जान भी गंवा सकता था। इस गू इमॉर्टल ब्लेसड लैंड में इनहेरिटेंस के गू वॉर्म्स के अलावा दूसरे गू इस्तेमाल नहीं हो सकते थे, इसलिए गू मास्टर्स का मरना बहुत आसान था। फैंग युआन का स्ट्रेंथ ची गू ऑल आउट एफर्ट गू यूज नहीं हो सकता था। ऑफ कोर्स उसके पास अपना आखिरी ट्रम्प कार्ड था, स्प्रिंग ऑटम सकाडा। लेकिन स्प्रिंग ऑटम सकाडा की अभी की हालत में भले ही वो यूज एक्टिवेट कर सकता था, लेकिन ऐसा करने में बहुत बड़ा रिस्क था। पूरा चांस था कि वो खुद ही फट जाता और बेवजह मर जाता। इसलिए जब तक वो बिल्कुल मजबूर ना हो जाए और कोई दूसरा रास्ता ना बचे, फैंग युआन यूज अचानक इस्तेमाल नहीं करेगा। माथे पर पसीना जमा होकर बूंदे बन गया और जमीन पर टपकने लगा। फैंग युआन को यूज पहुंचने की भी परवाह नहीं थी। उसने रैंक 2 डॉग इंस्लेवमेंट गू को कास कर पकड़ा हुआ था और अभी तक हमला नहीं किया था। वो सबसे सही मौके की तलाश में था। एक रैंक 1 डॉग इंस्लेवमेंट गू का इस्तेमाल करके आम डॉग्स को काबू में करना वो आधे अधूरे मन से भी कर सकता था, लेकिन 100 बीस्ट किंग को रैंक 2 डॉग इंस्लेवमेंट गू से काबू करने में फेलियर का चांस था। वो इसलिए क्योंकि 100 बीस्ट किंग के शरीर पर नेचुरल गू वॉर्म्स थे। ये गू फैंग युआन के प्लान्स को बर्बाद कर सकते थे। उसके पास सिर्फ एक चांस था, अगर रैंक 2 डॉग इंस्लेवमेंट गू डिस्ट्रॉय हो गया तो वो खत्म हो जाता। इसलिए उससे बहुत केयरफुल रहना था। वुफ! बिग लाइटनिंग सिंबल डॉग बेचैन हो रहा था। उसने अचानक अपना मुंह खोला और नीले प्लाज्मा का एक गोला फेंका। गहरा नीला प्लाज्मा एक चिप छिपे सबस्टेंस जैसा था जो ऊपर से गिरा। जब वो घास पर गिरा तो वो घुला नहीं बल्कि चमकता रहा और घास और पत्थरों को चार चार की आवाज के साथ काला कर दिया। ये तो रैंक 2 प्लाज्मा गू है। फैंग युआन ने इस प्लाज्मा के पीछे के मुजरिम को फौरन पहचान लिया। प्लाज्मा गू की अटैक पावर बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी। बेशक अटैक बहुत अचानक था और उसने फैंग युआन के कई क्रिसैंथेमम अकीटा डॉग्स को लपेट लिया। उसने तुरंत प्लाज्मा के इस फील्ड में फंसे डॉग्स को पहले ही सेकंड में पीछे हटने का ऑर्डर दिया। डॉग्स का फुर पूरी तरह से जल गया था और वो सुस्ती से हिल रहे थे, करंट से पैरालाइज होने के बाद। लेकिन उनमें अभी भी कुछ लड़ने की ताकत बची थी। वुफ वुफ वुफ! बिग लाइटनिंग सिंबल डॉग लगातार प्लाज्मा फेंकता रहा और उसने घास के एक बड़े एरिया को कवर कर लिया। फैंग युआन की भुएं सिकुड़ गईं, उसका एक्सप्रेशन गंभीर हो गया। प्लाज्मा गू की अटैक पावर ज्यादा नहीं थी, लेकिन ये कुछ समय के लिए उस जगह को प्रभावित करती थी। इस दौरान वो एरिया फैंग युआन के डॉग्स के लिए एक फॉरबिडन जोन बन जाता। फैंग युआन की फौज पहले से ही बीच में थी, उनके पास हिलने डुलने के लिए ज्यादा जगह नहीं थी। प्लाज्मा ने इस डिसएडवांटेज को और बढ़ा दिया, जो फैंग युआन के फौज को मूव करने या उनका फॉर्मेशन बदलने के प्लान्स में एक बहुत बड़ी रुकावट बन गया। कोई और रास्ता न होने की वजह से फैंग युआन को अपनी फौज को फिर से डिप्लॉय करना पड़ा। उसने पहले लाइटनिंग सिंबल डॉग्स को डिफेंस की बाहरी लाइन पर रखा था, लेकिन अब उन्हें अंदर ले आया 100 बीस्ट किंग से निपटने के लिए। उसने क्रिसैंथेमम अकीटा डॉग्स को बाहर भेजा ताकि वो 100 से ज्यादा लाइटनिंग सिंबल डॉग्स से डिफेंस कर सकें। लाइटनिंग सिंबल डॉग्स प्लाज्मा से अफेक्टेड एरिया में आराम से घूम रहे थे, बल्कि इलेक्ट्रिक करंट के स्टिम्युलेशन की वजह से उनकी मूवमेंट स्पीड और भी बढ़ गई थी। सीन ऐप फैंग युआन के लिए बेहद नुकसानदायक हो चुका था। लाइटनिंग सिंबल डॉग्स में 100 बीस्ट किंग बिग लाइटनिंग सिंबल डॉग के लिए कुदरेश तौर पर कुछ डर और हिचकिचाहट थी।
इससे फैंग युआन का मैनिपुलेशन और मुश्किल और एनर्जी इंटेंसिव हो गया और साथ ही उसका कंट्रोल भी कमजोर हो गया। डिफेंस के बाहरी रिंग में क्रिसैंथेमम अकीटा डॉग्स की स्पीड लाइटनिंग सिंबल डॉग्स से कम थी। वो सिर्फ एक टाइट डिफेंस रिंग बनाकर पैसिव तरीके से उनका सामना कर सकते थे। अगर वो लाइटनिंग सिंबल डॉग्स होते तो फैंग युआन स्पीड का इस्तेमाल करके काइटिंग के जरिए उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर सकता था। बर्दाश्त करो, हमें ये बर्दाश्त करना ही होगा। मेन 100 बीस्ट किंग के पहले गू के बारे में पहले ही जान चुका हूं, आगे हमें कंटिन्यू करना होगा। भले ही वो खतरे में था, फैंग युआन का दिल अभी भी शांत और आराम में था। हर बार जब प्लाज्मा गू एक्टिवेट होता, उससे 5 सांस का कूलडाउन लगता था। प्लाज्मा गू को खुद भी आराम की जरूरत थी। इस 5 सांस के दौरान फैंग युआन रैंक 2 डॉग एनस्लेवमेंट गू को बिना प्लाज्मा गू के अटैक के डर के एक्टिवेट कर सकता था। लेकिन फैंग युआन को नहीं पता था कि इस 100 बीस्ट किंग के पास और कौन से गू थे। सेफ रहने के लिए उससे टेस्टिंग जारी रखनी पड़ी। वक्त गुजरता गया और सिचुएशन फैंग युआन के लिए और भी मुश्किल होती जा रही थी। उसने 14 लाइटनिंग सिंबल डॉग्स खो दिए थे, अब सिर्फ 9 बचे थे। हेजडॉग्स लाइटनिंग सिंबल डॉग की रेस के नहीं थे, इसलिए कैजुअलिटीज कम हुई, लेकिन सिर्फ 11 बचे थे। क्रिसैंथेमम अकीटा डॉग्स को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, लगभग 50 से वो 20 से भी कम हो गए। लेकिन फैंग युआन ये पता नहीं लगा पाया कि 100 बीस्ट किंग के पास दूसरा गू है या नहीं। उसने हमला करने का फैसला किया। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा इस बिग लाइटनिंग सिंबल डॉग के पास सिर्फ एक ही गू है। उससे रिस्क लेना हाई था। अगर वो इंतजार करता रहता तो उसकी डिफेंस लाइन पूरी तरह से टूट जाती। रैंक 2 डॉग एनस्लेवमेंट गू। जब बिग लाइटनिंग सिंबल डॉग ने एक प्लाज्मा बोल्ट फेंका, फैंग युआन ने तेजी से हमला किया और अपना गू छोड़ दिया। फैंग युआन की निगाहों के नीचे डॉग एनस्लेवमेंट गू सफलतापूर्वक बिग लाइटनिंग सिंबल डॉग के अंदर चला गया और उसकी आत्मा में बस गया। मेंटल एनर्जी का एक अदृश्य झटका फैंग युआन पर उसके डॉग एनस्लेवमेंट गू के जरिए हुआ। फैंग युआन का सर पहले से ही दर्द कर रहा था, लेकिन इस अटैक के बाद उससे फौरन चक्कर आने लगे। यह 100 बीस्ट किंग की आत्मा थी, गुलामी के खिलाफ उसका विरोध। एक 100 बीस्ट किंग को काबू करना आसान नहीं था। फैंग युआन का शरीर डगमगाया, उसने अपने दांत भींचते हुए बर्दाश्त किया। एक मेंटल कनेक्शन ने फैंग युआन और बिग लाइटनिंग सिंबल डॉग को कम्युनिकेट करने दिया। वो डॉग अभी भी विरोध कर रहा था, फैंग युआन को टुकड़े टुकड़े करना चाहता था, लेकिन अगले हाईपैल वो भूंकने लगा और प्यार से फैंग युआन के सामने अपनी पूंछ हिलाने लगा। आसपास के लाइटनिंग सिंबल डॉग ग्रुप ने डॉग किंग की पुकार सुनी और अपना अटैक रोक दिया। जबरदस्त लड़ाई खत्म हो चुकी थी और शांति लौट आई थी। फैंग युआन वहीं खड़ा रहा, अपना सर घुमाकर बैटलफील्ड को देखा। रिस्क कामयाब रहा। बेशक उससे कुछ नुकसान हुआ था, लेकिन अपने आसपास देखकर वहां कम से कम 120 लाइटनिंग सिंबल डॉग्स थे। और ये मत भूलो, उसके पास एक 100 बीस्ट किंग था जिसके पास प्लाज्मा गू था। फैंग युआन की बैटल स्ट्रेंथ एकदम से बढ़ गई। चैप्टर 350 डॉग गट्स गू। आगे घना कोहरा था। फैंग युआन कोहरे में चल रहा था। उसके बगल में एक बड़ा सा डॉग ग्रुप था। 11 हेडगे डॉग्स, 132 लाइटनिंग सिंबल डॉग्स, 17 क्रिसैंथेमम अकीटा डॉग्स। इसके अलावा एक 100 बीस्ट किंग था, बिग लाइटनिंग सिंबल डॉग। हेवनली पावर से बंधे हुए डॉग ग्रुप चुपचाप फैंग युआन के पीछे चल रहा था, शांत और आज्ञाकारी, बिना कोई आवाज किए। कोहरे की इस दुनिया में सब कुछ शांत था। इतना शांत कि फैंग युआन को अपनी सांस की आवाज भी सुनाई दे रही थी। भले ही उसने 20 राउंड्स JHEL लिए थे और उसके हाथ में डॉग्स की संख्या अब तक की सबसे ज्यादा थी, फैंग युआन ऑप्टिमिस्टिक नहीं था। इस 3 किंग्स इनहेरिटेंस में हर 10 राउंड के बाद डिफिकल्टी कई गुना बढ़ जाती है। भले ही मेरे पास अब 100 से ज्यादा डॉग्स हैं, लेकिन अगले 10 राउंड्स तक जिंदा रहना और पहली ही कोशिश में 30वें राउंड तक पहुंचना आसान नहीं होगा। 30 राउंड, यह फैंग युआन का किंग क्वीन इनहेरिटेंस में अपनी पहली कोशिश के लिए गोल था। उसकी पिछली जिंदगी में 3 किंग्स इनहेरिटेंस को पूरी तरह से निचोड़ने में कई साल लग गए थे। फैंग युआन को सनचा माउंटेन पर काफी वक्त बिताना पड़ेगा। एक ही बार में इनहेरिटेंस हासिल करने की कोशिश करना अक्लमंदी नहीं थी। 3 किंग्स इनहेरिटेंस, तीनों ही मुश्किल थे। भले हाई फैंग युआन के पास 100 बीस्ट किंग और 100 से ज्यादा डॉग्स दी, वो सिर्फ अपनी करंट पोजीशन को स्टेबलाइज कर सकता था। आने वाले राउंड्स में अगर उसने जरा सी भी लापरवाही की तो वो सब कुछ खो सकता था, अपने मेहनत से काबू किए हुए डॉग्स खो सकता था और यहां तक कि अपनी जान भी। एक डेमोनिक इनहेरिटेंस इतना ही जालिम होता था। यह किंग क्वीन इनहेरिटेंस
हम जितना गहराई में जाएंगे, एक एंस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर के लिए उतना ही फायदेमंद होगा। मैंने अपनी पिछली जिंदगी में एंस्लेवमेंट पथ पर चला था, लेकिन इस बार मैं एक स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर हूं। इस खतरनाक लड़ाई के बाद फैंग युआन का सर अभी भी चक्कर खा रहा था। अपनी मेंटल एनर्जी को इतनी तेजी से इस्तेमाल करना, डॉग ग्रुप्स को कंट्रोल करके लड़ाने में अपनी सारी एनर्जी खर्च करना, ये उसका बैकलैश था। लेकिन अगर ये एक एंस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर होता जिसकी आत्मा मजबूत होती, तो ऐसे सिम्टम्स बहुत कम होते। एंस्लेवमेंट पाथ के गू मास्टर्स जानवरों या कीड़ों को गुलाम बनाते थे। उन्हें एक ही वक्त में बड़ी संख्या में कीड़ों या जानवरों को मैनिपुलेट करना पड़ता था, इससे उनकी बहुत सारी मेंटल एनर्जी खर्च होती थी। इसलिए एंस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर्स अक्सर अपनी आत्मा की क्वालिटी को ट्रेन करने और बढ़ाने के लिए एक खास सेट ऑफ गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करते थे। किंग क्वान इनहेरिटेंस में हेवनली पावर ने गू मास्टर्स के सोल एनहांसमेंट पर बिल्कुल भी रोक नहीं लगाई थी। इसलिए एंस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर्स को किंग क्वान इनहेरिटेंस में बहुत बड़ा एडवांटेज था। लेकिन एंस्लेवमेंट पाथ बहुत मुश्किल है। पहली बात, खाना एक बहुत बड़ा बोझ था। तुम्हारे जानवर या कीड़ों का झुंड जितना बड़ा होगा, उतना ही ज्यादा खाना चाहिए। दूसरी बात, मजबूत कीड़ों या जानवरों को भर्ती करना आसान नहीं है। आसानी से बैकलैश का शिकार हो सकते हैं और पागल बन सकते हैं। तीसरी बात, एंस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर्स अपने जानवरों या कीड़ों पर हद से ज्यादा निर्भर रहते हैं। उनके शरीर कमजोर होते हैं और अकेले होने पर उनसे निपटना आसान होता है। फैंग युआन ने अपने दिमाग में एनालाइज किया। गू मास्टर्स के अलग अलग स्टाइल्स, सबके अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, मुश्किलें और फायदे थे। दुनिया बदल रही थी, दुनिया ट्रांसफॉर्म हो रही थी। आज के गू वर्ल्ड में की पाथ का कोई अस्तित्व नहीं था, स्ट्रेंथ पाथ का जवाल हो रहा था, अपनी पुरानी शान की सिर्फ एक झलक बची थी। एंस्लेवमेंट पाथ बहुत हाई मामूली था और ऊपर उठना मुश्किल था। कभी कभी कुछ एंस्लेवमेंट पाथ एक्सपर्ट्स ऊपर उठते हैं, लेकिन टूटते तारे की तरह गायब हो जाते हैं, सिर्फ एक पाल के लिए ही चमकते हैं। एंस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर्स के लिए रिसोर्सेस की बहुत बड़ी जरूरत होती है। ये दिमाग और शरीर दोनों के लिए थका देने वाला है। एक मिडिल साइज्ड क्लैन भी एक एंस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर को पाल नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा बड़े या सुपर क्लैन्स युद्ध के मकसद से कुछ एंस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर्स को पालने का चुनाव करते हैं। डेमोनिक पाथ के अंदर एंस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर्स का जिंदा रहना और भी मुश्किल है, शायद ही कोई मौजूद हो। इसीलिए मैंने ये रास्ता नहीं चुना। फैंग युआन ने अपनी आत्मा को शांत किया, अपने दिमाग को फोकस किया। थोड़ी देर बाद उससे अपना सर साफ महसूस हुआ, चक्कर कम हो गए। उसने अपनी आंख खोली और आसपास देखा। उसके लेफ्ट, राइट और सामने हर तरफ एक लाइट शैडो था। पहले लाइट शैडोज धुंधले थे, लेकिन 20 राउंड्स के बाद वो एकदम साफ हो गए थे। लेफ्ट वाला शैडो क्रिसैंथेमम अकीटा डॉग्स का एक ग्रुप था, लगभग 200 के करीब। कुछ जमीन पर लेटकर आराम कर रहे थे, कुछ खेल रहे थे, जबकि बाकी अपनी मां का दूध पी रहे थे। फैंग युआन ने अपनी नजर टिकाई और गौर से देखा। क्रिसैंथेमम अकीटा डॉग्स के बीस्ट किंग्स दूसरों से अलग थे। वो जितने मजबूत होते, उनके शरीर उतने ही छोटे होते। खासकर एक अफरातफरी वाले बैटलफील्ड में बीस्ट किंग डॉग ग्रुप्स में घुल मिल जाता है और छिप जाता है। ये खुद को बचाने का एक अच्छा तरीका था। 100 बीस्ट किंग कहाँ हो सकता है? फैंग युआन ने आसपास देखा और अचानक लाइट शैडो बदल गया और एक गू दिखा। ये गू मुट्ठी के साइज का था, एक कंकड़ जैसा, गहरे भौर रंग का। इसकी सतह चिकनी थी, जैसे इस पर तेल की एक परत हो। डॉग गट्स गू। फैंग युआन ने इस गू को पहले ही सेकंड में पहचान लिया। बीस्ट ग्रुप के बाद दिखना, इसका मतलब है कि अगर मैं इन क्रिसैंथेमम अकीटा डॉग्स के इस ग्रुप को चुनता हूं और जीत हासिल करता हूं, तो मुझे एक डॉग गट्स गू मिलेगा। थोड़ी देर बाद यह लाइट शैडो गायब हो गया। फैंग युआन ने अपना फैसला नहीं किया, बल्कि बीच वाले को देखा। उसके सामने वाला लाइट शैडो एक काले रंग के डॉग ग्रुप को दिखा रहा था। यह डॉग्स एक दूसरे पर भौंक रहे थे, एक दूसरे से टकरा रहे थे। ये इस तरह के डॉग के खूंखार और हिंसा भरे नेचर को दिखा रहा था। यह स्टील आर्मर्ड डॉग था। इस तरह के डॉग पर एक लेदर का आर्मर था। लेदर आर्मर गहरा और भारी था, स्टील जैसा। इसकी डिफेंस बहुत मजबूत थी। बड़े होने की प्रोसेस में यह डॉग्स एक दूसरे से टकराते, ताकि उनके शरीर के बड़े होने की तेज खुजली कम हो सके। स्टील आर्मर डॉग का 100 बीस्ट किंग बिग लाइटनिंग सिंबल डॉग के साइज का हाई था। वो डॉग ग्रुप्स में आसानी से दिख रहा था। फैंग युआन ने उससे लगभग तुरंत हाई ढूंढ लिया। उसके तुरंत बाद लाइट शैडो चमका और एक गू दिखा। इस गू से फैंग युआन वाकिफ था।
उसने पहले भी इसका इस्तेमाल किया था। रैंक 2 डॉग इंस्लेवमेंट गू। अगर मेन स्टील आर्मर डॉग ग्रुप को चुनता हूं और जीत जाता हूं तो मुझे एक डॉग इंस्लेवमेंट गू मिलेगा। फैंग युआन बड़बड़ाया और अपनी नजर राइट की तरफ घुमाई। राइट के लाइट शैडो में कोई भी डॉग नहीं था। उसके बजाय वहां एक पहाड़ी मंजर दिख रहा था। भूरे सफेद पहाड़ी चट्टानों और चोटियों के साथ हरे पेड़ हवा में झूम रहे थे। थोड़ी देर बाद ये इमेज गायब हो गया। पहले की तरह कोई गू नहीं दिखाया। यह किंग क्वैन इनहेरिटेंस से निकलने का एक मौका है। फैंग युआन दिल ही दिल में जानता था। किंग क्वैन इनहेरिटेंस एक ब्लेस्ड लैंड के अंदर बनाया गया था। जो गू मास्टर्स अंदर आते थे वो हेवनली पावर से बंधे होते थे, अपनी मर्जी से अंदर या बाहर नहीं जा सकते थे। लेकिन थ्री किंग्स इनहेरिटेंस ऐसी जगह नहीं थी जहां से निकलने का कोई रास्ता ना हो। वहां जिंदा बचने की एक उम्मीद थी। हर एक तय वक्त पर इनहेरिटेंस से पीछे हटने का एक मौका मिलता था। जैसे कि इस बार अगर फैंग युआन राइट साइड चुनता तो जब वो कोहरे से निकलता उससे बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता। वो उस पहाड़ी इलाके में पहुंच जाता जैसा लाइट शैडो में दिखाया गया था, और ये पहाड़ी संचा माउंटेन पर ही कहीं थी, ज्यादा दूर नहीं। लेकिन फैंग युआन ने राइट साइड नहीं चुना। मेरे पास आगे बढ़ने के लिए रिसोर्सेस हैं। अभी छोड़कर जाना बहुत अफसोस की बात होगी। ऑफ कोर्स हो सकता है बाद में मुझे निकलने का मौका ना मिले। ये भी एक अदृश्य परीक्षा थी। कई गू मास्टर्स, भले ही उनके पास ताकत थी, सेफ रहने के लिए उन्होंने हार मानकर इनहेरिटेंस छोड़ने का फैसला किया और इतना अच्छा मौका बर्बाद कर दिया। कुछ गू मास्टर्स के पास टैलेंट नहीं था, लेकिन वो लापरवाही से आगे बढ़ते गए, पीछे हटने का मौका गंवा दिया और अफसोस में मर गए। फैंग युआन में हिम्मत की कभी कमी नहीं थी। उसने इस मौके को बिना सोचे समझे छोड़ दिया। उसके लिए सिर्फ दो ऑप्शंस थे। लेफ्ट में क्रिसैंथेमम अकीटा डॉग्स हैं। ये डॉग सबसे ज्यादा यूनाइटेड रहता है और डॉग किंग का लोकेशन पता नहीं है। अगर मैं जीत गया तो मुझे एक डॉग गट्स गू मिलेगा। डॉग गट्स गू एनस्लेवमेंट पाथ का एक रैंक 2 सप्लीमेंट्री गू है। यह डॉग्स पर इस्तेमाल होता है। एक बार एक्टिवेट होने पर यह एक सर्टेन रंगे में मेरे डॉग्स की हिम्मत और मोराल को बढ़ा देता है, उनके डर को दूर करके उनकी पूरी बैटल स्ट्रेंथ बाहर निकाल देता है। फैंग युआन ने अपनी पिछली लड़ाई के बारे में सोचा। वो मजबूर था लाइटनिंग सिंबल डॉग्स को बिग लाइटनिंग सिंबल डॉग पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करने पर। आखिर में लाइटनिंग सिंबल डॉग्स डर हुए थे और डरते डरते लड़ा। उनकी बैटल स्ट्रेंथ नॉर्मल से बहुत कम थी। फैंग युआन को उन्हें लड़ने के लिए फोर्स करने में अपनी मेंटल एनर्जी बर्बाद करनी पड़ी, जिस वजह से उसका दिमाग थक गया। बीस्ट किंग्स आम जंगली जानवरों पर दबाव बनाते और डर पैदा करते थे। लेकिन अगर फैंग युआन ने पहले डॉग गट्स गू का इस्तेमाल किया होता, उससे लाइटनिंग सिंबल डॉग्स पर इस्तेमाल किया होता। यह लाइटनिंग सिंबल डॉग्स बेहद हिम्मती महसूस करते, अब डरते नहीं और बिग लाइटनिंग सिंबल डॉग पर बहादुरी से हमला कर सकते थे। इसलिए डॉग गट्स गू भले ही एक अटैकिंग गू नहीं था, यह सबसे अच्छा सप्लीमेंट्री गू था। यह डॉग्स को टारगेट करता था, उनकी हिम्मत को दुगना या तिगुना कर देता था, उनका मराल आसमान तक पहुंचा देता था। डॉग गट्स गू सिर्फ रैंक 2 है। ये आम डॉग्स को 100 बीस्ट किंग्स के डर को दबाने में मदद कर सकता है। इसके ऊपर रैंक 3 डॉग गट्स अबव माउंटेन गू होगा, जो 1000 बीस्ट किंग के डर का सामना कर सकता है। रैंक 4 पर यह डॉग गट्स अबव सी गू होगा, जो मिरियड बीस्ट किंग के ऑरा का सामना कर सकता है। अगर ये रैंक 5 तक पहुंच गया तो ये बदनाम डॉग गट्स अबव हेवन गू होगा। यह डॉग्स को दीवाना बना सकता है, पागल होकर सुनामी की तरह हमला कर सकते हैं, यहां तक कि एम्परर ऑफ डॉग्स को भी पलटने की हिम्मत रखते हैं। फैंग युआन साफ साफ जानता था, और यह भी जानता था कि किंग क्वैन इनहेरिटेंस में डॉग गट्स सीरीज के रैंक 1 से 5 तक के गू थे। उसकी पिछली जिंदगी में कई लोगों ने रैंक 3 और 4 डॉग गट्स गू हासिल किए थे, और एक खुशकिस्मत इंसान भी था जिसने एक लौटा रैंक 5 डॉग गट्स अबव हेवन गू हासिल किया था। अगर मुझे किंग क्वैन इनहेरिटेंस को जीतना है तो डॉग गट्स गू जरूरी है। फैंग युआन को यह मानना पड़ा, उसकी हमेशा से डॉग गट्स गू पर नजर थी। लेकिन उसके कदम लेफ्ट की तरफ नहीं बढ़े, बल्कि आगे बढ़े। उसने स्टील आर्मर डॉग ग्रुप को चुना। भले ही वो डॉग गट्स गू को बुरी तरह से चाहता था, लेकिन वो लालच में अंधा नहीं हुआ। क्रिसैंथेमम अकीटा डॉग्स बेहद यूनाइटेड दी, वो ग्रुप बैटल्स में बेहद मजबूत द, ये एक मुश्किल लड़ाई होती। साथ ही उनका डॉग किंग खुद को बहुत अच्छी तरह छिपाता था। फैंग युआन उससे ढूंढ नहीं पाया, ये एक बहुत बड़ा खतरा होता। लेकिन स्टील आर्मर डॉग्स अलग थे। उनका डॉग किंग साफ दिख रहा था, और फैंग युआन के हाथों में एक खास टूल था जो स्टील आर्मर डॉग्स के खिलाफ बेहद असरदार था।
फैंग युआन कोहरे से बाहर निकला और स्टील आर्मर डॉग ग्रुप सतर्क हो गया। तुरंत उन्होंने रिएक्शन दिया। 100 बीस्ट किंग होने के नाते बिग स्टील आर्मर डॉग ने चिल्लाया, जिसकी वजह से सारे डॉग्स दौड़कर उसके पास जमा हो गए। पूरे प्रोसेस के दौरान फैंग युआन चुपचाप देखता रहा। उसने पहले की तरह हमला नहीं किया, क्योंकि पिछली बार उसके पास एक रैंक 2 डॉग एंस्लेवमेंट गू था, लेकिन अब उसके पास नहीं था। उससे इस ग्रुप ऑफ डॉग्स को खत्म करना था ताकि वो इस राउंड को पार कर सके और इनाम के तौर पर एक डॉग एंस्लेवमेंट गू हासिल कर सके। चैप्टर 352 ऐसे ही मार डाला। पहाड़ी हवा धीरे धीरे बह रही थी। संचा पहाड़ के बीच में एक साधारण से बांस के जंगल में अचानक स्पेस फट गया और रोशनी फूट पड़ी। रोशनी पलक झपकते ही गायब हो गई। एक झाड़ी में जहां पहले कोई नहीं था, एक आदमी प्रकट हुआ। वो एक नौजवान था जिसके काले बाल, काली ऊँट और शांत चेहरा था। उसके हाथ में एक टोकन था। वो फैंग युआन था। मेन किंग क्वैन इनहेरिटेंस से बाहर आ गया। फैंग युआन को बस एक पाल के लिए अपनी ऊँट के सामने अंधेरा छा जाने का एहसास हुआ और अगले हाईपाल वो एक अनजान जगह पर था। उसने आसपास देखा, कंफर्म किया कि उसके आसपास कोई खतरा नहीं है और वो संचा पहाड़ के बीच में कहीं है। उसके शुरुआती अंदाजे के मुताबिक वो अब संचा पहाड़ के नॉर्दर्न साइड पर था, जबकि जिस गुफा पर उसने बाइनिंग बिंग के साथ कब्जा किया था वो साउथ ईस्ट साइड पर थी। उसने अपना सर उठाया और चोटी की तरफ देखा। संचा पहाड़ की 3 चोटियां थी जो बादलों में ऊंची खड़ी थी, जैसे 3 बराबर भालों की नोकें हों। चोटियों पर रोशनी के स्तंभ धीरे धीरे मध्यम हो रहे थे। पीला रोशनी का स्तंभ किंग क्वैन इनहेरिटेंस के प्रवेश को दर्शाता था, नीला रोशनी का स्तंभ किंग शिन इनहेरिटेंस था और लाल रोशनी का स्तंभ किंग बाओ इनहेरिटेंस था। रोशनी के स्तंभों का आकार पहले से लगभग आधा हो गया था जब फैंग युआन ने प्रवेश किया था। समय बीतने के साथ इनहेरिटेंसेस में प्रवेश करने वाले गू मास्टर्स की संख्या बढ़ गई, जबकि रोशनी के स्तंभ छोटे होते जाएंगे जब तक कि वो पूरी तरह से गायब ना हो जाएं। इस समय तीनों इनहेरिटेंसेस के प्रवेश द्वार बैंड हो जाएंगे। एक और दौर के इंतजार के बाद रोशनी के स्तंभ फिर से एक्टिवेट होंगे और एक नए दौर का कत्लर आम लाएंगे। फैंग युआन ने अपने हाथ में टोकन को देखा। इस बदसूरत किंग क्वैन टोकन की सतह पर अब कई गहरी दरारें थी। फैंग युआन हैरान नहीं हुआ। किंग क्वैन ट्रैवल टोकन का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा 3 बार किया जा सकता था। 3 इस्तेमाल के बाद टोकन पूरी तरह से टुकड़ों में टूट जाएगा और इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। हालांकि पीछे हटने के ये 3 मौके बेहद कीमती थे। ये न सिर्फ बचने का एक मौका था, बल्कि इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह थी कि गू मास्टर को एक साइकोलॉजिकल सुपीरियरिटी मिलती थी और वो अपने रास्ते ज्यादा आजादी से चुन सकता था। फैंग युआन ने इस ट्रैवल टोकन को सावधानी से रखा और अपनी गुफा की तरफ तेजी से बढ़ा। अरे, यह तो फैंग जेंग है। लिटिल बीस्ट किंग आखिरकार दिखाई गया। पूरे रास्ते फैंग युआन कई गू मास्टर से टकराया, चाहे वो राइचस पाथ के हो या डिमोनिक पाथ के, सबने उसकी तरफ एक अजीब और हैरान नजर डाली। क्या हुआ? फैंग युआन ने अपनी भुएं सिकोड़ी। उसने तेजी से महसूस किया कि कुछ काफी जरूरी हुआ है। अपनी गुफा के आधे रास्ते में उसने अचानक किसी को पकड़ा और पूछताछ की। पता चला कि बाइनिंग बिंग ने किंग क्वैन इनहेरिटेंस में एक टाई क्लैन के गू मास्टर को मार दिया था। इनहेरिटेंस से बाहर आने के बाद उस तुरंत टाई क्लैन ने ढूंढ लिया। टाई क्लैन के गू मास्टर्स ने गुफा को घेर लिया और बाइनिंग बिंग को फंसा लिया। 4 रैंक 4 मिडिल स्टेज गू मास्टर्स ने एक हाई समय में काम किया और आयन कैबिनेट गू का इस्तेमाल करके आसपास के इलाके को लॉक कर दिया। बाइनिंग बिंग जबरदस्ती बाहर नहीं निकल सकी और अब टाई क्लैन के गू मास्टर्स द्वारा लगातार हमले झेल रही थी। लॉर्ड लिटिल बीस्ट किंग, ये मामला बहुत बड़ा हो गया है और पूरा संचा पहाड़ इसके बारे में जानता है। ये अब सिर्फ पर्सनल दुश्मनी का मामला नहीं है, बल्कि ये राइचस पाथ और हम डिमोनिक पथ के बीच की लड़ाई को दर्शाता है। असल में सब आपका इंतजार कर रहे हैं। लॉर्ड, अगर आप एक्शन लेंगे तो वो टाई क्लैन के गू मास्टर्स आपको रोक नहीं पाएंगे। आप हमारे डिमोनिक पथ के जीनियस हैं, हमारे डिमोनिक पथ का झंडा हैं। लॉर्ड, मैंने सब कुछ कह दिया है जो कहना था। क्या मैं अब जा सकता हूं? इस बदकिस्मत आदमी ने, जिसे फैंग युआन ने पकड़ा था, रोते हुए स्वर में भीख मांगी। इतनी बड़ी बात हो गई। फैंग युआन ने यूएस बदकिस्मत आदमी को कॉलर से पकड़े हुए अपनी भुएं हल्की सी सिकोड़ी। हालांकि ये खबर पहली बार सुनने पर किसी को भी चौंका सकती थी, लेकिन ये फैंग युआन के अनुमान से बाहर नहीं थी। जब वो तीनों किंग्स के इनहेरिटेंस से गुजर रहे थे तो झगड़े होना स्वाभाविक था। ये एक डिमोनिक पथ का इनहेरिटेंस था, कंपटीशन बेहद क्रूर था। कभी कभी अगर कोई पीछे हटना भी चाहे तो वो नहीं कर सकता था। टाई क्लैन के पास रस्ट फ्लावर गू है। ये गू टाई क्लैंसमैन की आत्मा में स्टोर होता है।
जो भी टाई क्लैंसमैन को मारता है, उस पर यह अदृश्य खुशबू लग जाती है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि बाइनिंग बिंग पकड़ी गई। फैंग युआन ने अपने आप से बड़बड़ाते हुए सर हिलाया। लॉर्ड, आप सच में बहुत ज्ञानी हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लॉर्ड, आप नहीं जानते कि आपके इन कुछ दिनों के गायब होने से संचा पहाड़ पर हर कोई टिप्पणी कर रहा था और कह रहा था कि आप एक शतुरमुर्ग हैं और टाई क्लैन जैसे टॉप क्लैन से उलझने से डरते हैं। क्या मैं नहीं जानता कि लॉर्ड किस तरह के इंसान हैं? लॉर्ड, आप वो हैं जिनकी मैं सबसे ज्यादा इज्जत करता हूं। जब से आप संचा पहाड़ पर आए हैं, आपने अत्याचारी फीली और स्काई टाइगर को मारा है। ऐसा कौन है जो आपके नाम और शोहरत से वाकिफ नहीं है? आपके पास जरूर कोई ऐसी वजह होगी जो बाहर वालों को जानने की जरूरत नहीं है। अभी अगर आप एक्शन लेंगे तो वो टाई क्लैंसमैन जरूर डर के मारे अपनी पैंट गीली कर देंगे और लॉर्ड से उन्हें छोड़ने की इल्तिजा करेंगे। फैंग युआन में बहुत ताकत थी और जैसे ही उसने इस बदकिस्मत आदमी का कॉलर पकड़ा, इस बदकिस्मत आदमी को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और उसका चेहरा बैंगनी हो रहा था। हालांकि जिंदा रहने के लिए इस गू मास्टर ने लगातार बात की, शुरू से आखिर तक चापलूसी की, जिंदा रहने की अपनी जबरदस्त इच्छा दिखाते हुए। फैंग युआन चुप हो गया और काफी देर बाद उसने धीरे से कहा, तुम सही कह रहे हो। उसने अपना हाथ ढीला कर दिया। यह रैंक 2 गू मास्टर तुरंत खुशी से झूम उठा। लॉर्ड किस तरह के इंसान हैं, कोई भी समझदार इंसान इससे साफ समझ सकता है। लॉर्ड बिल्कुल एक महान नायक हैं, महान योद्धा हैं। जो लोग लॉर्ड की बुराई करते हैं वो हरामखोर हैं, वो सब अंधे हैं। लॉर्ड, मैंने हमेशा आपका समर्थन किया है और दूसरों से आपके लिए बहस की है। ही। फैंग युआन अचानक ठंडी हंसी हंसा। उसका हाथ बिजली की तरह चला, जैसे एक बाज के पंजे, जैसे उसने अचानक इस रैंक 2 गू मास्टर की गर्दन दबा दी। कडाक। गू मास्टर की एड़ी तेजी से फैल गई। उसकी गर्दन की रीढ़ एज की हड्डी फैंग युआन ने पूरी तरह से कुचल दी थी और उसने मौके पर ही अपनी जान दे दी। गास्प। ये देखकर छायों से देख रहे गू मास्टर्स ने तेजी से एक ठंडी सांस खींची। फैंग युआन एक प्रभावशाली शख्सियत था और बाइनिंग बिंग के मामले की वजह से जैसे ही वो प्रकट हुआ, उसके निशान जाहिर हो गए और उसकी हर हरकत पर कई लोगों की नजर थी। फैंग युआन ने इस आदमी को मारा और तुरंत उसके शरीर की तलाशी ली। बदकिस्मती से, चाहे उसके पास हो या उसके अपचर में, सारे गू वॉर्म्स ने सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया था। फैंग युआन ने बेहद तेजी से हमला किया, लेकिन यह एक इंसान के विचार से तेज कैसे हो सकता था? एक इंसान जिस गति से एक विचार भेजे सकता था, वो बिजली के एक झटके जितनी तेज थी। एक पलक झपकना भी उसकी गति का 1% नहीं हो सकता था। बाहर की दुनिया में गू मास्टर्स के खिलाफ लड़ाई के माले गनीमत के तौर पर गू वॉर्म्स मिलने की संभावना काफी कम थी। यह 3 किंग्स इनहेरिटेंस जैसा नहीं था जहां हेवनली पावर की पाबंदी थी, जिसमें रैंक 5 और उससे नीचे के गू सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते थे। फैंग युआन के कुशल शरीर की तलाशी के तरीके को देखकर अंधेरे से देख रहे कई गू मास्टर्स ने अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक और भी बढ़ते हुए महसूस की। ऐसी महारत, इसने कितने लोगों को मारा होगा? फैंग जेंग रैंक 2 गू वॉर्म्स को भी नहीं छोड़ता, वो साफ साफ एक रैंक 4 है। हम देख सकते हैं कि उसकी प्रकृति कितनी लालची है। फैंग झेंग को मारने का बेहद नशा है। वो गू मास्टर साफ साफ उससे भीख मांग रहा था और उसके लिए कोई खतरा नहीं था, लेकिन उसने फिर भी उस नहीं छोड़ा। तुम लोगों ने काफी देख लिया? अगर हां, तो दफा हो जाओ यहां से। फैंग युआन घमंड से खड़ा हुआ और अपने चारों तरफ एक खूंखार नजर से देखते हुए चिल्लाया। जल्द ही घनी झाड़ियों, पेड़ों, नालों और मिट्टी और पत्थरों के नीचे से इंसानी आकृतियां उभरी। ये आकृतियां तेजी से पीछे हटी और कुछ हाई सेकंड्स में गायब हो गईं। फैंग युआन के आसपास का इलाका एक बार फिर से शांत हो गया था। ये सच में कल्पना करना मुश्किल था कि यहां इतने सारे लोग छुपे हुए थे। फैंग युआन की हिंसा के लिए अब बहुत बुरी शोहरत थी। उसने एक के बाद एक 3 रैंक 4 डेमोनिक गू मास्टर्स को मारा था। वो किसी भी तरीके से अपना काम निकलवाता था। वो नीच और बेरहम था और उस मारने का सख्त नशा था। इन लोगों की हिम्मत फैंग युआन के एक साधारण से वाक्य से टूट गई थी और उन्होंने फैंग युआन के आसपास रुकने की हिम्मत नहीं की। फैंग युआन ने नाक सिकोड़ी और एक बार फिर अपने चारों तरफ देखा, फिर घमंड से यूएस जगह से चला गया। लेकिन वो जानता था, अंधेरे के भीतर से यूएस पर अभी भी नजर रखी जा रही थी। जो उससे डर कर भागे थे, वो सब छोटे मोटे लोग थे। जो बचे थे, वो सब अनोखे थे, जिनके पास कॉन्फिडेंट होने का दम था। फैंग युआन को उनकी चिंता नहीं थी और वो यूएस जगह से अकड़कर बाहर निकल गया। सच तो यह है कि भले ही उसके पास अब उत्कृष्ट लड़ाई की काबिलियत थी, उसके पास अभी भी इन्वेस्टिगेटिव पहलू में एक कमजोरी थी। इसके अलावा ये गू मास्टर्स जो चुपके से उसका पीछा कर रहे थे और यूएस पर नजर रख रहे थे,
वो भी स्पीड के माहिर थे। भले हाईफैंग युआन उन्हें ढूंढ लेता, उसके पास सिर्फ चार्जिंग क्रैश गू था और उनका पीछा करना उसके लिए काफी मुश्किल होता। वो कहाँ जा रहा है? ये दिशा यूएस इलाके की तरफ नहीं है जहां बाई निंग बिंग फंसी हुई है। क्या उसने मुझे देख लिया? अभी जब उसने आसपास देखा, मेरा दिल उछल गया था। क्या लिटिल बीस्ट किंग डर गया है? एक मिनट रुको, ये गुफा लीजियान का आशियाना लगती है। यह गू मास्टर सावधानी से फैंग युआन के पीछे चले। वो सब मन हाय मन हैरान थे जब उन्होंने फैंग युआन को एक गुफा के सामने रुकते हुए देखा। उसका साथी अविभाज्य सफेद दानव बाई निंग बिंग फंसी हुई थी, लेकिन लिटिल बीस्ट किंग को जरा भी चिंता नहीं लग रही थी। उसके बजाय वो लीजियान के आशियाने की तरफ चला गया। लीजियान रैंक 4 अपर स्टेज का एक डिमोनिक पाथ गू मास्टर था। वो चालक था और कभी नुकसान नहीं उठाता था, एक परेशान करने वाला कैरेक्टर। क्या लिटिल बीस्ट किंग लीजियान के लिए मुसीबत ढूंढने जा रहा था? फैंग युआन का पीछा कर रहे गू मास्टर्स ने चुपके से अनुमान लगाया। फैंग युआन के आने से तुरंत लीजियान का ध्यान खींच गया। लीजियान पहले से ही अपनी गुफा के पास डिटेक्टिंग मेथड सेट कर रहा था। लॉर्ड लिटिल बीस्ट किंग, सच में एक दुर्लभ मेहमान। आप मेरी जगह आए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? लीजियान ने फैंग युआन को ग्रीट करने की पहल की। वो फैंग युआन के पास आया और 20 कदम की दूरी से अपने हाथ जोड़े। उसने फैंग युआन के बहुत करीब आने की हिम्मत नहीं की। फैंग युआन एक मनमौजी बदमाश था। लीजियान, ये बेईमान सौदागर भी उसके सामने आने पर चौकन्ना था। फैंग युआन का आना उसकी उम्मीद से परे था। कौन जानता था कि फैंग युआन, ये पागल, चालक और बेशरम आदमी आगे क्या करेगा? इसलिए लीजियान सतह पर शांत दिखा और मुस्कुराहटों से भरा हुआ था, लेकिन वो पहले से ही बेहद सतर्क था। मैं तुम्हारे पास बिजनेस के लिए ही आया हूं। क्या बात है, क्या तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? फैंग युआन ने एक अनिश्चित नजर से मुस्कुराते हुए कहा। जब आप एक कस्टमर हैं, तो मैं जरूर आपका स्वागत करूंगा। प्लीज अंदर आइए, अंदर आइए। लीजियान की नजर चमकी और वो एक तरफ हट गया। फैंग युआन को पहले अंदर जाने दिया। फैंग युआन अकड़ से उसके पास से गुजरा और लीजियान पर एक नजर डाली। लीजियान मुस्कुराया और फैंग युआन के साथ साथ अपनी गुफा में चला गया। वो अंदर चले गए हैं। मैं अब उनका पीछा नहीं कर सकता। गुफा के आसपास इन्वेस्टिगेटिव गू लगे हुए हैं। अगर मैं घुसपैठ करता हूं, तो मुझे जरूर लीजियान द्वारा दुश्मन समझा जाएगा। क्या लिटिल बीस्ट किंग सच में कोई डील करने जा रहा है? मुझे क्यों लग रहा है कि इस बार लीजियान की किस्मत खराब है? मैं पहले से ही दोनों के बीच धमाकेदार और जबरदस्त लड़ाई के सीन की कल्पना कर सकता हूं। लीजियान रैंक 4 अपर स्टेज पर है, उसके पास जरूर कई ट्रम्प कार्ड्स होंगे। अगर लड़ाई शुरू हुई, तो ये जरूर ड्रैगन और टाइगर की लड़ाई होगी। गुफा के बाहर गू मास्टर्स का ग्रुप सिर्फ रुक सकता था और अंधेरी गुफा को देखने के लिए अपनी गर्दनें उठा सकता था। चैप्टर एंड।